हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो आपका उत्तराखंड वन दरोगा का एग्ज़ाम होना है उसका ये थर्ड पार्ट होगा। इस पे आपके 10 फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, 10 केमिस्ट्री के एंड 10 बायो के आप लोगों के इस पे क्वेश्चन रहेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, सेंट्रल लेवल में भी और स्टेट लेवल में भी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स के क्वेश्चनों को आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बोला हुआ है एंगस्ट्रॉम के मापन की इकाई है। तो ये किसके मापन की इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लंबाई। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम लंबाई मापन की इकाई है। इसका यूज प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, क्रिस्टलीय ठोस के परमाणुओं के बीच की दूरी और सेल मापदंडों और अंतर परमाणु दूरी और एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के रूप में लंबाई मापने में किया जाता है। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम को ए से प्रदर्शित किया जाता है। और 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। और जबकि विद्युत वाहक बल भी होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और विद्युत प्रतिरोध होता है, उसका एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है निम्न में से क्या 1 पास्कल के बराबर है? ठीक है, तो 1 पास्कल के बराबर क्या है पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, किसके बराबर होता है? ये पास्कल के बराबर होता है। प्रेशर यानी कि पास्कल दाब की एसआई इकाई है। ठीक है, पास्कल किसकी है? दाब की एक एसआई इकाई है और जो कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल के बराबर होती है। और इसके साथ ही यंग्स मॉड्यूलस को भी यही इकाई है। और इसकी इकाई क्या होती है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है डायोप्टर की इकाई है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। तो इसकी इकाई आपकी लेंस की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या होती है? लक्स होती है। और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। ये भी ध्यान पे आप लोग रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं जुड़ा है? कैंडला नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी दिए गए विकल्प है ये सब इसमें से जो मैक है, हर्ट्ज है और डेसिबल है, इनका संबंध ध्वनि तरंगों से है। लेकिन कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है और ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापा जाता है। और मैक से ध्वनि की तुलना में वायुयानों की गति मापी जाती है। और ध्वनि की आवृत्ति को किससे मापा जाता है? हर्ट्ज से मापा जाता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चालकता। ठीक है, विद्युत चालकता यानी कि किसी चालक में विद्युत के प्रवाह की माप को चालक की चालकता कहते हैं। और ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, यानी कि G = 1/R, इसको G से सूचित करते हैं। और चालक का प्रतिरोध R है, तो क्या हो जाएगा? G = 1/R हो जाएगा। यानी कि चालकता का मात्रक क्या होता है? प्रति ओम होता है। इसका मात्रक क्या होगा? प्रति ओम। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, जिसे मोह भी कहते हैं। ठीक है, इसको मोह भी कहते हैं। और इसका अन्य मात्रक क्या है? सीमेंस है। ये भी आप ध्यान पे रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंस।
ठीक है, जो ऊपर अभी एक्सप्लेन कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगी भौतिक मात्रा जर्क की इकाई? मीटर प्रति सेकंड घन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जर्क त्वरण के परिवर्तन की दर है, एक्सीलरेशन के। ठीक है, और ये कैसी राशि? एक्सीलरेशन वेक्टर होता है, तो ये कैसी राशि है? ये भी एक सदिश राशि है और सामान्यतः इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जे से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड घन होता है। ठीक है, यानी कि ये मीटर प्रति सेकंड क्यूब इसका क्या है? मात्रक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है पूछा है 9th क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेबर। ठीक है, यानी कि चुंबकीय प्रवाह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और ये एक अदिश राशि और चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं ऐसे। ठीक है, फाई से प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक बेवर और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल होता है, ये एसआई पद्धति में है। ठीक है, बेवर। और जबकि टेस्ला होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, टेस्ला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है बेवर किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई है? ठीक है, बेवर किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पदार्थ की किसी अवस्था में, ठीक है, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया, तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने लग गई हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं। अब यहाँ से आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गैस। ठीक है, यानी कि पदार्थ की गैस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से क्या गतिमान रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है निम्न में से कौन सा एक यौगिक नहीं है पूछा है। ठीक है, 4th वाले क्वेश्चन में, तो कौन सा नहीं होगा यौगिक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह। यानी कि वे शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं उनको यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO, और सोडियम क्लोराइड NaCl, ये देख सकते हो आप, Na सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना है। जल हो गया H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, लेकिन जो लौह होता है इसको क्या बोलते हैं? Fe से, इसका सिंबल Fe है। ये एक शुद्ध रासायनिक तत्व है। ठीक है, ये यौगिक नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है निम्न में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है, तो आप लोग पहला ऑप्शन देख लीजिए, यानी कि एक रबर बैंड को खींचना और उसे उसके सामान्य आकार में वापस करना, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राइट है। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है और इस परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है। और जितने भी आप लोगों को विकल्प दिए हैं उसमें रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना है। ठीक है, तो इसको व्युत्क्रम नहीं किया जा सकता है सेकने के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन? इसका आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी का जलना, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जब किसी वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे उसके गुण और आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तित पदार्थ को व्युत्क्रम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम उसे दोबारा उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि लकड़ी का जलना हो गया और फल का पकना हो गया,
अब जैसे लकड़ी जल गई तो उसको दोबारा से लकड़ी नहीं बना सकते ना, और फल पक गया तो उसको कच्चा नहीं कर सकते, और लोहे में जंग लगना, ये सब ठीक है कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसने करी थी, ये करी थी जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन डाल्टन ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह खोजा कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और ये परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार क्या भिन्न होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है 1808 में निम्न में से किसके कार्यों ने 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिक के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की। तो ये किसने की थी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन। ठीक है, यानी कि 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में यह बताया कि 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ठीक है हाइड्रोजन आपस में 1:2 के अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, यानी कि H2O बनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यौगिकों को बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं। यानी कि जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश रसायनज्ञ थे जिन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्राप्त किया जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। और जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में विभिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है निम्न में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, जॉन डाल्टन। ठीक है, यानी कि जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या है, निम्न है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है, यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख जो बिंदु बोल सकते हो क्या है, निम्नवत है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कण से मिलकर बना होता है जिनको क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। और फिर उन्होंने नेक्स्ट बिंदु दिया था एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार और गुणों में समान होते हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट बोला था कि परमाणु अविनाशी है, या अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपके स्टेटमेंट करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये ध्यान पर रखना ये चीज़ें भी। और फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दिया था तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु यानी कि अणु बनाते हैं। ठीक है, तथा इस संयुक्त परमाणु में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और उनका प्रकार निश्चित रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है 1826 में निम्न में से किसे उनके परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटीज रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किसको किया था, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन को ही किया था। ठीक है, यानी कि सन 1826 में जॉन डाल्टन को उनके परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटी रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविनाशी होते हैं और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं, तथा एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार और गुण में समान होते हैं। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है। तो ये किसने बोला था,
तो ये बोला था, ये भी आपका जॉन डाल्टन ने ही बोला था, यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कण से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और एक तत्व के सभी परमाणु आकार और गुण में समान होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार और गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं, ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में है, विशालकाय प्राणियों में कितनी कोशिकाएं होती है। अब यहाँ से आपके बायो के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कितनी होती है, अरबों होती है, ठीक है, यानी कि विशालकाय प्राणियों में लगभग अरबों कोशिकाएं होती हैं। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का सबसे पहले यूज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 में किया था। और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना। और सबसे लंबी कोशिका किसकी है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। और कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी बोला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, पूछा है, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके, देख सकते हैं, ये ऑप्शन ए, बी और सी, और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को आनुवंशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है। यह आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण में कोशिका के केंद्र का विभाजन और दूसरे चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है, आधी हो जाती है। और समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ की समान मात्रा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि किस कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिका में प्रोटीन प्रसंस्करण और छंटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ठीक है, की भूमिका की व्याख्यान की है, 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ई प्लाडे ने, ठीक है। यानी कि कोशिका विज्ञान जॉर्ज ई प्लाडे ने वर्ष 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन संस्करण और छंटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER की भूमिका की व्याख्या करी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती है। तो ये किस नाम से जानी जाती है, कुंड से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्लियों से घिरी थैलियाँ कुंड, ठीक है, के नाम से जानी जाती है। और गोल्जी गॉय का प्रमुख कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुँचाना और कोशिका के बाहर स्रवण करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रकों के बीच फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण फिल इन द ब्लैंक कर रखा है, फिर बोला है कि के दौरान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। यानी कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रों के बीच फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण कोशिका द्रव्य विभाजन के ही दौरान होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य का 2 संतति कोशिका में विभाजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य का 2 संतति कोशिका में विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फिर फिल इन द ब्लैंक कर रखा है, मैं एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी। तो ये कब करी थी, ये करी थी आपकी 1674। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एंटोन वॉन
ल्यूवेनहॉक ने 1674 में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी और इन्होंने उन्नत माइक्रोस्कोप की सहायता से पहली बार तालाब के पानी में शैवाल स्पाइरोगाइरा में मुक्त जीवित कोशिका को देखा था। और जबकि 1665 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, 1665 में मैंने पहले भी बताया हुआ है। और ल्यूवेनहॉक के द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। सीक्रेट्स ऑफ नेचर है। ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? तो कौन सा भाग है ये आपका? ऑप्शन नंबर सी सूत्रकणिका। सूत्रकणिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कोशिका का सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। ये भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा के रूप में, ठीक है, एनर्जी में परिवर्तित करता है और इनमें कोशिका ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है और इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, पावर हाउस। और प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है और ये उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। सूत्रकणिका विखंडन के द्वारा विभाजित होती है। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका है। यानी कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी और शाखित कोशिका है और यह शरीर के बाहर और अंदर से उद्दीपनों को ग्रहण करती है और आवेशों में माध्यम से एक दूसरे तंत्रिका कोशिका में अभिगमन करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए बोला है और आपको ये ऑप्शन दिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए कोशिका झिल्ली केवल वसा और तंतु से बनी होती है, जो रॉन्ग है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, कोशिका झिल्ली केवल लिपिड से बनी होती है, तो ये भी रॉन्ग है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ये राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कोशिका झिल्ली के संदर्भ में विकल्प सी सही है क्योंकि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिडी फास्फोलिपिड होते हैं जो 2 सतहों में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।